कल्पना कीजिए 15वीं शताब्दी की यूरोप की बर्फ से ढकी सर्द रातें, कड़कड़ाती ठंड और खाने की मेज पर रखा हुआ बेस्वाद उबला हुआ नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस। उस दौर में यूरोप के पास ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और ना ही खाने में कोई स्वाद। उन्हें अपने मांस को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखने और उसमें जान डालने के लिए एक जादुई जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी और वह जादू था मसाला, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह मसाले उनके यहाँ नहीं उगते थे। ये आते थे एक रहस्यमयी, दूरस्थ और परी कथाओं जैसे देश से, जिसे दुनिया भारत कहती। भारत उस समय दुनिया का वह खास स्थान था जहाँ हर कोई जाना चाहता था, लेकिन किसी के पास वहाँ का सीधा रास्ता या नक्शा नहीं था। सदियों से अरब के व्यापारियों ने इस रास्ते पर अपना दबदबा बना रखा था। वे भारत से सस्ते दाम में मसाले खरीदते और रेगिस्तानी रास्तों से होते हुए यूरोप के बाज़ारों में उसे सोने के भाव में बेचते थे। अरब के व्यापारी यूरोपियनों के लिए वो सख्त कर वसूलने वाले बन गए थे, जो कहते थे या तो हमारी मुँह मांगी कीमत दो या अपना वह फीका सड़ता हुआ मांस खाते रहो। यूरोप के राजा इस बात से बौखलाए हुए थे, खासकर स्पेन और पुर्तगाल के शासक। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें भारत चाहिए था, लेकिन जमीन के रास्ते से जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बीच में उस्मानिया साम्राज्य जैसी विशाल दीवार खड़ी। स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने अपनी अपनी दूरबीनें उठाईं और समुद्र में उठती हुई खूंखार लहरों की तरफ देखा। उन्होंने तय किया कि अगर जमीन का रास्ता बंद है तो क्या हुआ, हम पानी के रास्ते भारत का दरवाजा ढूंढ निकालेंगे। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। आज के समय में बिना दिशा सूचक यंत्र के किसी अनजान शहर में जाना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, उस दौर में जब लोगों का मानना था कि दुनिया चपटी है, नाविकों में खौफ था कि अगर वे समुद्र में बहुत दूर गए तो दुनिया के एक किनारे से नीचे एक अनंत खाई में गिर जाएंगे या उन्हें विशाल समुद्री राक्षस निकल जाएंगे। इस मुसीबत के माहौल में पुर्तगाल से एक आदमी निकला जिसका नाम था बार्थोलोमे डियाज। उसने कहा, महाराज, मैं भारत को खोजूंगा। वह अपनी नाव लेकर अफ्रीका के तटों के किनारे किनारे नीचे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वह अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से पर पहुंचा, समुद्र ने अपना असली खौफनाक रूप दिखा दिया। इतने से बार्थोलोमे डियाज ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझसे ना हो पाएगा। बार्थोलोमे डियाज के वापस लौटने के 10 साल बाद पुर्तगाल के दरबार में एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जिसकी आंखों में समुद्र का खौफ नहीं, बल्कि उसके जीतने की जिद थी। एक ऐसा जिद्दी और सनकी नाविक जो मौत के मुंह में भी हाथ डालने का शौक रखता था। उसका नाम था वास्को डी गामा। और फिर यहीं से दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देने वाली समुद्री यात्रा 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से शुरू होती है। वास्को डी गामा को अफ्रीका के पूर्वी तट पर मालेंडी नाम का एक बंदरगाह था। वह वहां पर रुकते हैं और वह एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो उन्हें भारत तक ले जाए। फिर उसी अफ्रीका के तट पर वास्को की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसका हाथ पकड़कर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस भारतीय नाविक ने वास्को डी गामा को जो चीज़ दिखाई, उसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। उसने सितारों की स्थिति, मानसून की हवाओं और समुद्री धाराओं का एक ऐसा सजीव ज्ञान समझाया जिसे देखकर वास्को डी गामा को लगा कि ये लोग तो समुद्र के असली उस्ताद हैं। जैसे जैसे उनके जहाज़ों की इस यात्रा पर उनके दिन बीत रहे थे, उनके दिल बैठ रहे थे। क्या सच में कोई भारत है या यह सब एक छलावा है? तभी एक शाम आसमान में कुछ समुद्री पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। यह पक्षी पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे। वास्को डी गामा समझ गए, जहाँ पक्षी जा रहे हैं वहीं कोई जमीन है। और फिर आई 20 मई 1498 की वह जादुई सुबह। उनके सामने यह भारत का पश्चिमी तट था, कालीकट, जो आज के केरल में है। वास्को डी गामा की ये अपनी सिर्फ एक समुद्री यात्रा की जीत नहीं थी, यह यूरोप के उस खौफ पर जीत थी जो उन्हें सदियों से डराता आ रहा था। जब वास्को डी गामा ने कालीकट के बाजार में कदम रखा तो उनके होश उड़ गए। उसने सोचा कि वो किसी पिछड़ी हुई जगह पर जा रहा है, लेकिन कालीकट तो उस समय का महानगर या स्वर्ण नगरी लग रहा था। बंदरगाह पर दर्जनों देशों के व्यापारी मौजूद थे। सोने की तरह चमकते मसाले बोरियों में ऐसे खुले पड़े थे जैसे उनके यहाँ मिट्टी पड़ी होती है।
रेशम के कपड़े, बेशकीमती रत्न और मसालों के पहाड़ देखकर वास्को डी गामा को समझ आ गया कि जिस भारत को वह खोजने का घमंड कर रहा था, वह भारत पहले से ही दुनिया के व्यापार का सरताज बना बैठा है। फिर बारी आई वहाँ के राजा से मुलाकात की। केरल के उस शक्तिशाली राजा का नाम था जामोरिन। अब राजा जामोरिन अपने भव्य दरबार में एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनका पूरा शरीर बेशकीमती गहनों, सोने की मोटी जंजीरों और हीरों से लदा हुआ था और उनके सामने खड़ा था वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा ने थोड़ा अकड़ते हुए राजा को अपने उपहार पेश किया, जिसमें कुछ लकड़ियाँ, कुछ महंगी टोपियाँ और कुछ पीतल के बर्तन थे। यह देखकर राजा जामोरिन की दरबारी हंसने लगे। लेकिन राजा बहुत ही शांत व सरल स्वभाव के थे। उन्होंने वह सारे उपहार को स्वीकार किया और भारतीय संस्कार का पालन करते हुए राजा ने वास्को डी गामा को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन वास्को डी गामा की आंखों में एक अलग ही चमक आ चुकी थी। वह अब सिर्फ व्यापार करने नहीं आया था, उसने कालीकट की अपार संपत्ति देख ली थी। उसे देखकर अब उसके लालची दिमाग में एक शैतानी महायोजना पक रही थी, जो अगले कुछ दशकों में पूरी दुनिया का इतिहास खून से लिखने वाला था। वास्को डी गामा को कालीकट में अब कुछ महीने बिताए और वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। उसने देखा कि यहाँ के मसाले और बेशकीमती कुछ चीज़ें इतनी सर्वोत्तम हैं। उसने अपनी बची कुची कौड़ियों और पैसों से जहाज़ों को मसालों से ऐसे भर लिया जैसे कोई इंसान किसी मुफ्त की दावत में अपनी प्लेट में खाना ठूसता है। अब वापसी का समय था। जब वास्को डी गामा करोड़ों का सामान नाव से लेकर पुर्तगाल पहुंचा, तो वहां का नज़ारा देखने लायक था। सारा पुर्तगाल उसकी आरती उतारने के लिए खड़ा था। पुर्तगाल के राजा खुशी से नाचने लगे। लेकिन असली भूचाल तब आया जब वास्को डी गामा ने अपने सारे मसाले पुर्तगाल के बाजारों में उतारा, क्योंकि पुर्तगाल को इतिहास का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग गया था। इस समुद्री यात्रा के दौरान जो भी वास्को डी गामा का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने के बाद भी वास्को डी गामा को भारत के इस माल से उसके नाविक खर्च का 64 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। लेकिन यह खबर पूरी यूरोप में आग की तरह फैल गई। फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, हॉलैंड और ब्रिटेन सबके राजाओं की रातों की नींद उड़ गई। सभी देशवासी यह सोचने लगे कि जब पुर्तगाल भारत की खोज करने वहां तक पहुंच सकता है, तो हम क्यों नहीं। देखते ही देखते सभी राजाओं ने अपने अपने नाव समुद्र में भारत जाने के लिए उतार दिए। लेकिन अब यहीं से इतिहास का सबसे दर्दनाक व सबसे खौफनाक अध्याय शुरू होता है। वास्को डी गामा ने जिस समुद्री दरवाजे को खोला था, वह असल में आफत का पिटारा था। यह सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता नहीं था, यह यूरोप का खूनी लालच का सीधा निमंत्रण था। जिन पुर्तगालियों को राजा जामोरिन ने भारतीय परंपराओं के अनुसार अतिथि मानकर स्वागत किया था, उन्होंने ही व्यापारिक चौकियों को किलों में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने तोपें तान दी और पूरे समुद्र पर दादागिरी शुरू कर दी। उन यूरोपियंस के पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी अपनी नौसेना लेकर आ धमके और अंत में आया इतिहास का सबसे ताकतीर, सबसे खतरनाक सफ़ेदपोश भेड़िया, अंग्रेज़ों की व्यापारी कंपनी। इन यूरोपीय ताकतों को अब सिर्फ मसाले नहीं चाहिए थे, उनकी नज़र अब पूरी सोने की चिड़िया पर थी। उन्होंने भारत की रियासतों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। अब पूरा भारत खून की महक से दहलने लगा। जिस देश ने फटेहाल व्यापारी अतिथियों का स्वागत किया था, उन्हीं व्यापारियों ने अब उसी भारत को अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। अब भारतीय लोगों के खून पसीनों की किस्मत से ब्रिटेन की सड़कें चमकने लगी। लेकिन क्या भारत सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसे कोई भी नाविक आकर खोज ले और कोई भी राजा आकर जीत ले? नहीं, भारत एक विचार है, एक अजय और अमर आत्मा है। सदियों की गुलामी, अकल्पनीय शोषण और घोर अंधकार के बावजूद इस आत्मा की आग को कुचला नहीं जा सका। वास्को डी गामा भले ही 1498 भारत की ज़मीन तक पहुंचने का रास्ता खोजा था, लेकिन दुनिया ने असली भारत को तब जाना जब 15 अगस्त 1947 को इस देश ने अपनी छाती पर रखी गुलामी की बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। जब लाल किले से आसमान में तिरंगा शान से लहराया, तब दुनिया का यह परम सत्य समझ में आ गया कि भारत को कोई खोज नहीं सकता। वो सनातन सत्य है जो हमेशा से था, है और अनंत काल तक रहेगा।
और इस तरह मसालों की इस हल्की सी खुशबू से शुरू हुई एक खौफनाक समुद्री यात्रा ने दुनिया को उसका सबक सिखा दिया कि आप सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद।